हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 4 करेंगे एमसीक्यू। मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यूज़ जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक टीचिंग, बैंकिंग, रेलवे या स्टेट लेवल ऑफ पीएससी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से लिया है और कुछ थोड़ा बहुत मैं एडवांस में भी बता रही हूँ, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछे जा चुके हैं और इसके अलावा मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड कर रखा है, तो वो एनसीईआरटी के एक लाइन से मैंने क्वेश्चन लिया है। तो अगर आप मेरे एमसीक्यूज़ कर लेते तो आपको डीप में चैप्टर पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सारे एमसीक्यू से ही आपके चैप्टर कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन फिनोप्थेलिन इंडिकेटर इज इंट्रोड्यूस्ड to a clear solution, there is no observable alteration in the solution's appearance. What does this imply? कहा जा रहा है कि अगर हम फिनोप्थेलिन इंडिकेटर को एक क्लियर यानी कलरलेस सॉल्यूशन में डालते हैं तो कोई भी हमें सॉल्यूशन के अपीयरेंस में चेंजेस नहीं दिखाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको बता दूं कि एक तो एसिडिक और एक न्यूट्रल सॉल्यूशन में जो फिनोप्थेलिन का कलर है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट्स हाइड्रोजन आयंस व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? कहा जा रहा है कि HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हाइड्रोजन आयंस कब जनरेट करता है और किस में, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वाटर। ये हाइड्रोजन आयन जो है वाटर में प्रोड्यूस करता है, कारण कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है और इसके पोलर सॉल्वेंट जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है कि ये जो वाटर है वो जो आयंस के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। वो उसको तोड़ देता है, वीक कर देता है, पहले कमज़ोर कर देता है एंड देन तोड़ देता है और इस तरह से क्या करता है कि वो सॉल्युबल उसकी सॉल्युबिलिटी को राइज कर देता है, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। If equal quantities of solutions containing 1 mole of an acid and 1 mole of a base are combined, अगर हम 1 mole of acid और 1 mole of a base को कंबाइन करें तो कौन से मिक्सचर में हमारा जो है pH जो है वो 7 से ज़्यादा हो जाएगा? ये आपका मिक्सचर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखिए, ए में है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी में है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, सी में है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिक एसिड और डी में है पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कौन सा मिक्सचर जो है वो हमें pH ग्रेटर देन 7 देगा। और हमें पता है कि हमारा pH जो है वो 7 से बड़ा कब होता है? वो तब होता है जब बेस जो है वो एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो आपको इस 4 ऑप्शन में ऐसा जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा खोजना है जिसमें बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे एसिड से। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिटिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अब ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो अगर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करे तो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन फॉर्म करता है। इसका मतलब कि उसका pH जो है 7 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। और ये भी हमें पता है कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस लेते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन है उसका pH जो है वो 7 से कम हो जाता है, लो हो जाता है और इस वजह से वो सॉल्यूशन कैसा होता है? एसिडिक होता है, ठीक है। तो बेसिक सॉल्यूशन जब होगा तभी हमारा pH जो है वो 7 से बड़ा होगा, ओके। और बेसिक सॉल्यूशन कब होगा? अगर एसिड और बेस दोनों हम मिक्स कर रहे हैं तो वो सॉल्यूशन बेसिक कब होगा? जब उसका बेसिसिटी जो है वो राइज करता है। और बेसिसिटी कैसे राइज होगा? अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो वो एसिड के वीकनेस को अपने अंदर दबा देता है, ठीक है, और बेसिसिटी जो है वो राइज हो जाता है, ओके। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द अप्रोप्रिएट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग एन एसिड सॉल्यूशन इन वाटर इज टू। अप्रोप्रिएट मेथड क्या है? अगर हम वाटर एंड एसिड को कंबाइन करना चाहें, ठीक है, एसिड को वाटर में डालना चाहें तो अप्रोप्रिएट मेथड क्या है? क्या हम एसिड को वाटर में डालें या हम वाटर को एसिड में डालें? अगर हम एसिड और वाटर को कंबाइन करना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें एसिड को वाटर में डालना चाहिए या वाटर को एसिड में डालना चाहिए या साथ ही साथ दोनों को एक साथ मिक्स करना चाहिए या एक शैलो कंटेनर में एसिड को रखना चाहिए और उसमें वाटर डालना चाहिए, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऐड एसिड टू वाटर, ठीक है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, करेक्ट वे टू प्रिपेयर एन एसिड सॉल्यूशन इन वाटर इज टू ऐड द एसिड टू द वाटर। स्लोली आपको डालना है व्हाइल स्टरिंग कंटिन्यूसली, उसको हिलाते हिलाते स्लोली आपको डालना है। क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूशन को स्प्लैशिंग एंड इंश्योर्स थॉरो मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन, वो स्प्लैश होने से प्रिवेंट करता है। मतलब
किसी भी तरह का वो एक्सीडेंट नहीं होगा। जब हम एसिड एंड वाटर को मिक्स कर रहे होते हैं तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को मिक्स कर रहे होते हैं तो हो सकता है हीट रिलीज़ हो, जो कि बहुत ज़्यादा काफ़ी होगा जो टेस्ट ट्यूब है उसको तोड़ देने में, और एसिड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये जो हीट निकलेगा वो टेस्ट ट्यूब को भी तोड़ सकता है, और इससे क्या होगा कि एसिड बाहर आ सकता है। तो इस तरह के एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें बहुत सारा वाटर ले लेना चाहिए कंटेनर में, और धीरे धीरे ग्रेजुअली ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है उसमें एसिड डालना चाहिए, ठीक है। इस कारण से क्या होगा कि एक्सेस हीट जो अब निकल रहा है एसिड से, वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, और हमारे रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स जो है उसको मिनिमाइज़ कर देगा, ना के बराबर, मतलब होगा ही नहीं एक्सीडेंट, ठीक है। तो उसका हीट कहाँ गया, एसिड का हीट वो वाटर के अंदर मिक्स होता चला गया। अब हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, ऐड वाटर टू एसिड, एसिड में हमें वाटर क्यों नहीं डालना चाहिए, तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन ये है कि ये क्या करेगा, इट में लीड टू स्प्लटरिंग पोटेंशियली कॉजिंग बर्न्स ड्यू टू द हॉट वाटर। पानी इतना गर्म हो जाए कि वो स्प्लटरिंग होगा और वो जला देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है कि आप एसिड एंड वाटर को साइमल्टेनियसली मिक्स क्यों नहीं कर सकते। हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या करेगा, मिक्सचर को स्प्लिटर कर देगा, ठीक है, और उससे क्या होगा, उससे भी लिक्विड स्प्लैटर होगा और जलने की संभावना बढ़ जाएगी। फिर क्या है कि ऑप्शन नंबर ए में देखो, सैलो कंटेनर में वाटर एसिड है और उसमें हम वाटर क्यों नहीं डाल सकते। तो क्लैरिफिकेशन में देखिए कि जब हम ऐसा करते हैं तो वो कंटेनर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। एडिशनली क्या होगा, एडिशनली जब हम वाटर को एसिड में डालेंगे तो वो एक इनकरेक्ट अप्रोच होगा, ठीक है। कंटेनर ही टूट जाएगा, फिर तो बात ही खत्म है, फिर आप ये नहीं कर सकते, ये वाला ऑप्शन भी आप नहीं ले सकते। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज हमें वाटर में एसिड डालना चाहिए ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब है क्वेश्चन नंबर 5, इन जनरल मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स टू यील्ड हाइड्रोजन गैस, हाउएवर वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट अंडरगो अ रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमें पता है कि मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है, फिर भी इसमें से जो एक मेटल है, कौन सा मेटल वो इस तरह के रिएक्शन को यूज़ नहीं कर सकता है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। क्यों, क्योंकि जब इस तरह क्वेश्चन है मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सीधी सीधी बात यहाँ ये हो जाती है कि कॉपर जो है वो रिलेटिवली लो रिएक्टिविटी है कंपेयर टू दूसरे मेटल्स के अपेक्षा कॉपर का रिएक्टिविटी लो होगा, और इस वजह से कॉपर इस तरह के रिएक्शन को प्रेफर नहीं करेगा। कोई भी किसी भी तरह की बात की जाए, ठीक है, तो उसमें रिएक्टिविटी सीरीज़ को इन्वॉल्व करते हैं। ये मेटल इसके साथ रिएक्ट क्यों नहीं करेगा, तो रिएक्टिविटी उसका लो है। ये मेटल उसके साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जा रहा है, क्यों, क्योंकि उसका रिएक्टिविटी हाई है। तो इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन वो यही होगा, रिएक्टिविटी सीरीज से जुड़ा होगा। तो कॉपर जो है आपका रिएक्टिविटी सीरीज़ में आप देखेंगे वो हाइड्रोजन के नीचे है, और ये आपका क्या है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है एसिड्स में उसके साथ उसको ये प्रेफर नहीं कर पाता है, ठीक है। तो कॉपर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। जिसका रिएक्टिविटी ही लो होगा वो किसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इन्वॉल्व हो ही नहीं पाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वही मेटल इन्वॉल्व हो पाता है जिनका रिएक्टिविटी जो है वो हाई होता है, तभी वो चीज़ों को डिस्प्लेस कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया कि कर्ड एंड अदर जो सॉर सब्सटेंस है उसको ब्रास एंड कॉपर में क्यों नहीं स्टोर करना चाहिए, ब्रास एंड कॉपर वेसल में। तो हमारा जो 4 ऑप्शन दिया उसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, कर्ड एंड सॉर सब्सटेंस में एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस विच सॉल्यूशन इज द मोस्ट अल्कलाइन और बेसिक। जो दिया हुआ हमारे पास ऑप्शन है पीएच का, उसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा अल्कलाइन या बेसिक होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पीएच इज इक्वल टू 11.5। क्लैरिफिकेशन में देखिए, ये मैं ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि जब भी पीएच जो है वो 7 से 14 के बीच में होता है, इट मीन्स कि वो बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। और इस वजह से 7 से 14 के बीच में क्या आ रहा है 11.5, तो ये सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा अल्कलाइन दैट इज़ बेसिक होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनएक्यूरेट। ये जो 4 स्टेटमेंट आपका दिया है इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट है कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो उनके पास एबिलिटी होता है कि वो वाटर के साथ रिएक्ट कर सके और एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म कर सके, ये सही है। नंबर बी में है कि कोई भी मेटल कार्बोनेट जो है वो एनकाउंटर एंड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड देता है प्रोडक्ट में, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, कुछ मेटल्स जो उनके पास प्रॉपर्टी होता है कि वो एसिड्स के साथ रिएक्ट कर सकें और सॉल्ट एंड हाइड्रोजन दे सकें प्रोडक्ट में, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए, मेटल ऑक्साइड्स जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट एंड बेस देता है, ये सही है या गलत, तो ये गलत है। क्यों,
क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स जो है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। तो वो एक वाटर के साथ डिसॉल्व होके वो एक अल्कलाइन सॉल्यूशन देगा, ना कि सॉल्ट एंड बेस फॉर्म करेगा, ठीक है, क्योंकि उसका नेचर बेसिक होता है। अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तभी वो सॉल्ट देगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ बोल रहा है वाटर के साथ। तो वाटर के साथ रिएक्ट करते तो सीधे सीधे एक अल्कलाइन सॉल्यूशन बना देगा जब वो वाटर में डिसॉल्व होगा, क्योंकि ऑलरेडी बेसिक, उसमें और वाटर डाल दे तो वो सॉल्यूशन अल्कलाइन सॉल्यूशन दे देगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वॉट गैस इज़ जनरेटेड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद अ बेस। कौन सा गैस जनरेट होता है जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ डाईहाइड्रोजन। मेटल जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके डाईहाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है एज ए रिजल्ट ऑफ द क्यों डाईहाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वहाँ पे फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है किसके बीच में, मेटल एंड द हाइड्रोजन आयंस जो कि बेस में प्रेजेंट है, ठीक है। बेस में जो हाइड्रोजन आयंस है उनके और मेटल के बीच में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, और इस वजह से इसका जो जब भी ये मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो डाईहाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा NaOH, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो इसको कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, और ये एक वाइट सॉलिड आयोनिक कंपाउंड होता है जो कि सोडियम कटायंस एंड हाइड्रोक्साइड अनायन से बनता है। सोडियम कटायन मतलब Na पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड अनायन मतलब OH नेगेटिव, जिसको हम केमिकल फॉर्मूला NaOH से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के और 10 क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। एंड आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो भी देखते रहिए, लॉन्ग वीडियोस भी देखते रहिए। लॉन्ग वीडियोस में चैप्टर वाइज मैंने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को कंप्लीट करा दिया है, ये एसिड एंड बेस को करवा रही हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।